जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी फिजिक्स का आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आधारित है गति पर। गति को इंग्लिश में मोशन कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आखिर गति किसको कहा जाता है। तो अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है या स्थिर अवस्था में हम लोग कैसे जानेंगे, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं कि आखिर कोई वस्तु गति अवस्था में कैसी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ गति अवस्था की, तो गति अवस्था में कोई वस्तु कब है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, तो वह वस्तु कौन सी अवस्था में रहेगी? गति अवस्था में रहेगी। इसका मतलब है अगर हम लोग देखो, गति अवस्था को बोलते हैं डायनेमिक कंडीशन। डायनेमिक कंडीशन। अगर कोई पिंड या कोई बॉडी डायनेमिक कंडीशन में है तो हम लोग कैसे जानेंगे? अगर वो टाइम के साथ अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर कोई चेंजेस होती है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी है? डायनेमिक कंडीशन में है। अर्थात यदि कोई पिंड समय के साथ उस पिंड की स्थिति में परिवर्तन होती है, समय के साथ उस वस्तु की या पिंड की स्थिति में अगर परिवर्तन होती है तो हम लोग कहते हैं कि वो वस्तु कैसी है? गति अवस्था में है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो अगर परिवर्तन ना हो तो वो कैसी होगी? स्थिर अवस्था में रहेगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये एक पिंड है, ये पिंड अगर यहाँ पर है, अगर मैं कहूँ कि ये पिंड बताओ समय के साथ क्या परिवर्तित हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, ना तो ये यहाँ से कहीं जा रहा है, ये बस यहीं का यहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वस्तु कैसी है? स्थिर अवस्था में है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इसको यहाँ से यहाँ छोड़ता हूँ तो नीचे जाती है, तो शुरू में यहाँ पे थी, अब कुछ समय बाद इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, अब ये कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। अब ये कैसी अवस्था में है? गति अवस्था में। तो गति अवस्था में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ वस्तु की जो पोजीशन होती है उसमें परिवर्तन होनी चाहिए, ये होती है डायनेमिक कंडीशन की बात। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर गति कितने प्रकार की होती है। तो गति मुख्यतः या मोशन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है आप लोग की गति के अगर प्रकार की बात करें तो गति के 3 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। एक होता है स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी होती है आपकी घूर्णन गति जिसको कहा जाता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। और तीसरी जो होती है वो होती है आवर्ती गति। तीसरी कौन सी गति होती है? आवर्ती गति। इसको कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। तो मुख्यतः जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है, या तो वो स्थानांतरित प्रकार की गति होती है, या तो घूर्णन गति होती है, या तो आवर्ती गति। स्थानांतरित गति को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, घूर्णन गति को रोटेटरी मोशन कहते हैं, और तीसरा होती है आवर्ती गति। इन तीनों गतियों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये तीनों प्रकार की जो मोशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं आखिर स्थानांतरित गति किसको कहा जाता है। तो अगर स्थानांतरित गति की बात करें तो स्थानांतरित गति या ट्रांसलेटरी मोशन की अगर बात करते हैं हम लोग, स्थानांतरित गति या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। अगर मान लो हम लोग एक रेखा के अनुदिश जा रहे हैं, एक लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ पे गति कर रहे हैं, मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अगर हम लोग किसी रेखा के अनुदिश हमारी स्थिति में परिवर्तन हो रही है, जैसे मान लो एक वस्तु यहाँ पे रखते हैं, इस वस्तु में समय के साथ अगर इसकी स्थिति में किसी रेखा के अनुदिश, जैसे इस बिंदु से इस बिंदु पर गया, मान लो शुरुआत में यहाँ पे था t1 समय में और t2 समय में यहाँ चले गया, तो अगर समय के साथ इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होती है,
कैसे? स्थिति में, समय के साथ इस वस्तु में अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन होती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरित गति, या तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे हम लोग नॉर्मली जो चलते हैं ना, या गाड़ी चलाते हैं, बस चलती है, रेल चलती है, तो वो सभी क्या है? स्थानांतरित गति है। स्थानांतरित गति में क्या होती है? किसी एक रेखा के निर्देश कोई ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है? डिस्प्लेस होती है या विस्थापित होती है, या उसकी स्थिति में परिवर्तन होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरित गति। दूसरी प्रकार की जो गति होती है वो होती है घूर्णन गति। दूसरी कौन सी होती है? घूर्णन गति। घूर्णन गति को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रोटेटरी मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब क्या होता है? घूर्णन गति का मतलब होता है कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः यदि गति कर रही है, कोई वस्तु यदि किसी अक्ष के परितः गति करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः गति करती है तो उसको हम लोग रोटेटरी मोशन, मतलब यहाँ पर किसी एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस इंग्लिश में, तो किसी एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट हो रही है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको हम लोग बोलेंगे रोटेटरी मोशन, या उसको बोलते हैं हिंदी में घूर्णन गति। मतलब किसी अक्ष के परितः अगर कोई वस्तु गति करे तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, या अगर बोले जाए कि जैसे पंखा है, पंखा को चलाते हैं तो पंखा एक अक्ष के अंदर से ऐसे घूमती रहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, या जितने भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर घूमती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो घूमती है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमती है, तो वो सब क्या होती है? घूर्णन गति के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्थानांतरित गति को समझ पाएँ और घूर्णन गति को समझ पाएँ। घूर्णन गति से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है आपके बल आघूर्ण। वो क्या होती है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आखिर बल आघूर्ण किसको कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से, और इस ऑब्जेक्ट पर मैं यहाँ पे बल लगाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? बल लगाता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस केंद्र, मान लो इस केंद्र के सापेक्ष ऐसे घूम सकती हैं, तो इस केंद्र के सापेक्ष या इसको अगर अक्ष लेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस अक्ष के परितः चारों ओर इस तरह से घूम सकती हैं। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट का एक बिंदु स्थिर है या एक बिंदु के सापेक्ष वो घूर्णन कर रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो गति होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घूर्णन गति बोलेंगे। मतलब किसी अक्ष के सापेक्ष किसी पिंड की जो गति होती है वो क्या होती है? घूर्णन गति होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इस जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वहाँ पर एक बल आघूर्ण लगता है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया ऑफ फोर्स, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर बल लगाएं और वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट किसी अक्ष के परितः अगर घूर्णन गति करती है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। अब वो जो बल आघूर्ण का मान होता है वो किसके बराबर होता है? बल आघूर्ण या इनर्शिया ऑफ फोर्स जो रहती है वो एक बल, और मतलब ये बल का मान और इस बल की जो अक्ष के बीच, इस बल से अक्ष के बीच की जो दूरी होती है d, उन दोनों की गुणनफल क्या होती है? बराबर होती है। एक बार और बताता हूँ, बल आघूर्ण जो रहती है टाउ का मान, वो इस ऑब्जेक्ट पर, ये जो दिख रही है आप लोग को ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले बल और इसका जो घूर्णन अक्ष है उनके बीच की दूरी d, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है बल आघूर्ण। जैसे कि आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग अक्सर दरवाज़ा, आपके घर में दरवाज़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये दरवाज़ा किसी अक्ष के परितः घूमती है, चाहे इधर घूमे चाहे उधर घूमे। तो यहाँ पर होता क्या है, ये अक्सर हम लोग हत्था जो बनाते हैं या इसका जो हैंडल बनाते हैं इसको पकड़ने का, दरवाज़ा खोलने या दरवाज़ा बंद करने का, वो हमेशा घूर्णन अक्ष से बाहर की ओर होती है। घूर्णन अक्ष से बाहर हम लोग क्यों रखते हैं? देखो यहाँ पर टाउ का मान किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहे हैं? लगने वाले बल और घूर्णन अक्ष से इस लगने वाले बल के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अगर डी का मान ज़्यादा हुआ, बल मान लो हम लोग 2 न्यूटन बल लगा रहे हैं और डी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पर टाउ का मान भी क्या होगा? वैसे वैसे बढ़ेगा। तो घूर्णन अक्ष से दूरी जितनी रहेगी
लगने वाले बल की, हमेशा वहाँ पर बल आघूर्ण का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। या अगर हम लोग कहें बल आघूर्ण का मान नहीं आता है, जैसे मान लो बल आघूर्ण का मान कितना है 100, इसका मात्रक अगर बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। ये बल आघूर्ण कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, इसको मैंने आपको पहले बता चुका है। अब मान लेते हैं यहाँ पर बल आघूर्ण का मान क्या है 100 है, और यहाँ से अब यहाँ पे मानते हैं अगर बल का मान यहाँ पे 10 है तो विस्थापन भी कितना होगा, इस घूर्णन अक्ष से इस लगने वाले बल के बीच की दूरी, ये कितनी दूरी 10 मीटर, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 100 मीटर। अच्छा, अगर मैं दूरी को बढ़ाता हूँ, दूरी को अगर मैं 20 कर दूँ तो लगने वाला बल का मान कितना होना चाहिए कि ये जो टाउ का मान है वो 100 है, तो ये कितना होगा 5 हो जाएगा, 20 पंजे 100। अच्छा, यहाँ पे अगर इसके मान को मैं 50 रख देता हूँ दूरी के मान को, तो इसका मान 100 होने के लिए यहाँ पे लगने वाला बल का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी कितना होगा 100 होगा। तो इस तरह से देखो जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ रहा है, लगने वाले बल का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर एक हैंडल बनाओ दरवाज़ा को खींचने या दरवाज़ा को बंद करने के लिए, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बल लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूरी का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे दूरी का मान यहाँ पे क्या है, कम है, तो दूरी का मान कम है तो यहाँ लगने वाला बल क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर दूरी के मान को बढ़ा दो आप यहाँ से, देखो जैसे मानते हैं ये कितना है 10 मीटर है, ये कितना है 20 मीटर है, और ये कितना है 50 मीटर है। तो अगर 10 मीटर पर रखें तो हम लोग को 10 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, 20 मीटर पर रखें तो हम लोग को 5 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, और अगर इसी को यहाँ पर हम लोग अधिकतम दूरी पर रख देते हैं तो वहाँ पर हम लोग को कम बल लगाना पड़ेगा, कितना 2 न्यूटन। तो इस तरह से क्या होती है, जो बल आघूर्ण होती है टाउ, वो बल और बल की घूर्णन अक्ष से, बल की जो क्रिया रेखा है और उससे घूर्णन अक्ष के बीच की जो दूरी होती है, लंबवत दूरी, उसके गुणनफल के बराबर होती है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा F/d। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बल लग रही है, अगर इसके जगह हम लोग 2 बलों को कार्य करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप साइकिल कभी चलाएंगे तो साइकिल के हैंडल जैसे ये रहती है, इस हैंडल अगर हम लोग को साइकिल को मोड़नी है तो यहाँ पर हम लोग को एक बल इधर लगाएंगे और दूसरी बल ऐसे विपरीत की ओर लगाते हैं। ये कुछ इस तरह से, अगर ये हैंडल है तो इस हैंडल पर एक बल इधर लगेगी और दूसरी बल इधर लगेगी। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल है इस केंद्र के साथ, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग कितना मान लेते हैं, d मान लेते हैं, दोनों बलों के बीच की दूरी, ये एक बल इधर लग रही है और उतने ही परिमाण का दूसरा बल इधर लग रहा है। तो ये क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पिंड है, इस केंद्र O के सापेक्ष क्या करेगी, घूर्णन गति करेगी, या हम लोग कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो यहाँ पे जो लगने वाला बल आघूर्ण है टाउ का मान क्या हो जाएगा, दोनों बलों में से कोई एक बल का परिमाण लेंगे और दोनों बलों के बीच की दूरी लेंगे, तो ये क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग और बात कर सकते हैं, अगर मान लो ये जो दोनों बल की क्रिया रेखा देखो, क्रिया रेखा मतलब क्या, ये होता है फोर्स, जो लाइन ऑफ एक्शन होती है ना फोर्स की, जी इसको बोलते हैं क्रिया रेखा। तो दोनों के बीच की यहाँ पे लंबवत दूरी क्या दिख रही है, d दिख रही है। यदि हम लोग क्या करते हैं, दोनों क्रिया रेखा को एक ही बिंदु पर ला देते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बल को हम लोग इधर ला दिए ऐसे और दूसरे बल को हम लोग इधर ला दिए इसके विपरीत, तो क्या ये जो वस्तु है घूर्णन गति करेगी, क्या नहीं करेगी। अगर मान लो इस पिंड पर एक बल ऊपर लग रही है, एक बल नीचे लग रही है, तभी ये क्या होगा, घूर्णन होगा, है ना, तभी ये रोटेट होगा ये ऑब्जेक्ट। अगर मान लो इस पर एक बल मैं इधर लगाता हूँ, दूसरा बल इधर लगाता हूँ ऐसे, तो क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, क्या नहीं होगा, इसमें घूर्णन गति नहीं होगी। तो यदि दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर होने पर यहाँ पर दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक बल इधर लगा है, दूसरा बल इधर, तो दोनों के बीच की दूरी देखो, दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उसकी बीच की दूरी यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये जो लगने वाला बल आघूर्ण है यहाँ पे उसका मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे समझ पाएँ आखिर बल आघूर्ण होता क्या है। आप अक्सर देखना कि जो पेंचकस होती है, स्क्रू ड्राइवर होती है, आप उसमें ये वाला भाग तो नुकीला रहता है, जैसे जिसको हम लोग को निकालना है, जैसे ये वाला भाग हम लोग को नुकीला, लेकिन यहाँ पे जो हत्था बनाया जाता है वो चौड़ा बनाया जाता है। हत्था चौड़ा बनाने का मतलब क्या होता है, देखो ये हम लोग का घूर्णन अक्ष है, यहाँ पे अगर कोई नट यहाँ पे फंसा हुआ है, ये कुछ इस तरह से, इसको हम लोग को निकालना है। इसको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से। ये बहुत पतली नहीं थी, ये जितनी ज़्यादा मोटी होती है उतना हम लोग को कम्फर्ट होता है इस स्क्रू को निकालने में।
अब स्क्रू ड्राइवर में ये देखो, ये हम लोग का घूर्णन अक्ष है और यहाँ से यहाँ ये क्या है, दूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, वैसे वैसे कम होते जाएगा। आप 2 स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, एक जो बहुत पतला हो, ये कुछ इस तरह से ऐसे, और दूसरा जो है काफ़ी मोटा हो। तो आप मोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से किसी स्क्रू को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पतले स्क्रू ड्राइवर से बात करें तो आपको उसमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये घूर्णन अक्ष है, यहाँ से यहाँ की दूरी ये स्मॉल डी है, यहाँ से यहाँ की दूरी ये स्मॉल डी। तो देखो ये जो दूरी दी है ये इस डी दूरी से काफ़ी बड़ी है। अगर डी का मान ज़्यादा होगा, अगर 50 होगा तो वहाँ पे लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा। अगर डी का मान 10 होगा तो लगने वाले बल का मान 10 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दूरी कम है तो ज़्यादा बल, दूरी ज़्यादा है तो कम बल। ये हम लोग का बलागुण कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग बात करते हैं आवर्ती गति आखिर किसको कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग जो तीसरा बात करते हैं वो है आवर्ती गति की। तो आवर्ती गति आखिर किसको कहा जाता है, जब कोई वस्तु किसी माध्य स्थिति के सापेक्ष, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब कोई वस्तु किसी माध्य स्थिति के सापेक्ष अपनी गति को दोहराती है, तो उस वस्तु की गति आवर्ती गति कहलाती है। आवर्ती गति कहलाती है। देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं आगे आवर्ती गति किसको कहते हैं। जब कोई वस्तु, कोई भी जब ऑब्जेक्ट, अगर मान लो यहाँ पर किसी माध्य स्थिति के सापेक्ष, माध्य स्थिति मतलब मीन पोजीशन के सापेक्ष, अगर यहाँ पर अपनी गति को किसके सापेक्ष, मीन पोजीशन के सापेक्ष, मीन पोजीशन की एक रेस्पेक्ट में अगर अपनी गति को बार बार रिपीट करें, दोहराएं या उसको रिपीट करें, तो हम लोग वस्तु की उस गति को क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी मीन पोजीशन या माध्य स्थिति के सापेक्ष अपनी गति को बार बार दोहराती है तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। जैसे इसका एकदम बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये मान लो हम लोग का सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर यहाँ पर क्या करती है, गति करती है। तो पृथ्वी जब इसके चारों ओर गति करती है तो इस प्रकार की जो गति होती है इसको आवर्ती गति कहते हैं। क्यों आवर्ती गति कहते हैं, जैसे मान लो ये पृथ्वी यहाँ पर है, इस पोजीशन पे, इस बिंदु ई पर है, ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर ऐसे घूर्णन करेगी और 1 साल बाद वापस इसी पोजीशन पे फिर आ जाती है। फिर क्या करती है, फिर ये उसके चारों ओर गति करती है, फिर 1 साल बाद क्या होती है, इसी पोजीशन में आ जाती है। इसका मतलब है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 1 साल में या 365 दिन में या 12 महीने में अपनी गति को बार बार दोहराती है। अगर इसको हम लोग माध्य स्थिति मान लें तो इस माध्य स्थिति के सापेक्ष यहाँ पर ये जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर गति करती है और किसी निश्चित समय पर गति करती है। तो यदि कोई वस्तु माध्य स्थिति के सापेक्ष अपनी गति को दोहराए, रिपीट करे, तो उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो जैसे ये तो हो गया पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की अगर बात करता हूँ कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती, जैसे मान लो ये हम लोग का पृथ्वी है और चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। ये भी दूसरा एक एग्जांपल है किसका, आवर्ती गति का। और हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक है सरलोलक की, जिसको इंग्लिश में पेंडुलम कहा जाता है। मान लो ये m द्रव्यमान का एक पेंडुलम है और ये रस्सी की लंबाई l है। तो होता क्या है, ये पेंडुलम को अगर मान लो यहाँ पर हम लोग बल लगा के डिस्टर्ब कर दिए, तो बल लगाएंगे तो ये जो पेंडुलम होगी या सरल लोलक होगी ये कुछ इस तरह से गति करेगी यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो इस तरह से ये ओ से ए जाएगी, ए से ओ जाएगी, फिर ओ से बी, बी से ओ। तो इस तरह से क्या होती है, ये गति करती है। तो अगर इसको हम लोग माध्य स्थिति मान लें तो इस माध्य स्थिति के सापेक्ष इधर उधर क्या करेगी, गति करेगी। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन इंग्लिश में, है ना, माध्य स्थिति के सापेक्ष इधर उधर गति करना। तो आवर्ती गति क्या होती है, किसी भी माध्य स्थिति के सापेक्ष अपनी गति को क्या करती है, बार बार दोहराते जाती है।
जैसे कि और अगर एग्जांपल लूँ जिसमें आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, ये मान लो घड़ी है, इस घड़ी में क्या होती है, जैसे कि ये 12, ये 6, ये 3 और ये क्या है 9 है। यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की सुइयाँ रहती, एक होती सेकंड सुई, दूसरी होती है मिनट सुई और तीसरी क्या होती है घंटे वाली सुई, आवर। ठीक है, ये घंटे को शो करती है, ये मिनट को बताती है और ये क्या बताती है सेकंड को बताती है। तो सेकंड वाली जो अगर मान लो सुई की बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाली सुई, तो सेकंड वाली सुई इस वृत्तीय मार्ग पर अपनी गति को बार बार क्या करती रहती है, दोहराती रहती है इस मार्ग पर। तो यहाँ पर क्या होती है, इस सुई में घूर्णन तो हो रही है लेकिन साथ साथ आवर्ती गति भी यहाँ पर मौजूद है। आवर्ती गति मतलब ये जो सेकंड वाली कांटा है अपना एक चक्र ये कितने सेकंड में पूरी करती है, 60 सेकंड में पूरी करती है। कौन सी, सेकंड वाली सुई। अगर यहाँ पर मिनट वाली सुई की बात करूँ तो मिनट वाली सुई एक चक्र जो पूरा लगाती है, एक चक्कर लगाने में उसको जितना समय लगता है वो कितना होता है 60 मिनट का। कितने में लगता है, 60 मिनट में। तो इस तरह से क्या होती है यहाँ पे, चाहे सेकंड वाली सुई की बात करो, चाहे मिनट वाली सुई की बात करो, चाहे घंटे वाली सुई की बात करो, सभी क्या है आवर्ती गति करती है। आवर्ती गति का मतलब किसी भी माध्य स्थिति के सापेक्ष वो अपनी गति को बार बार दोहराती रहती है। जैसे सेकंड वाली गति बार बार अपनी गति को क्या है दोहराती रहती है, कितने में 60 सेकंड में। मिनट वाली जो सुई रहती है वो भी बार बार अपनी गति को दोहराती रहती है, लेकिन वहाँ पर उसका समय कितना होता है 60 मिनट। घंटे वाली सुई भी बार बार अपनी गति को दोहराती है, वो कितना होता है 12 घंटे में। तो 12 घंटे में घंटा वाला सुई अपनी गति को दोहराता है, 60 मिनट में मिनट वाला सुई अपने आप को दोहराता है और 60 सेकंड में सेकंड वाला जो सुई रहता है या कांटा रहता है वो अपनी गति को दोहराता है। तो इस प्रकार की गति भी कैसी गति है, आवर्ती गति है। तो आवर्ती गति आपको समझ आया है, किसी माध्य स्थिति, इस माध्य स्थिति के सापेक्ष अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। अब आवर्ती गति में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग एक पेंडुलम लेते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में सरल लोलक और इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम की बात करता हूँ, जैसे कि ये है एक सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर मैं लटका दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम या इसको हिंदी में कहा जाता है सरल लोलक, सरल लोलक कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर L लंबाई का एक धागा होता है जो वेटलेस होती है, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। हम लोग ऐसे उसका द्रव्यमान ऐसे लेते हैं कि वो लगभग 0 के बराबर हो, और यहाँ पर M द्रव्यमान का एक दूसरा हम लोग गोला लेते हैं। अगर इस गोले को इस द्रव्यमान रहित धागे से अगर लटका दिए जाए तो ये जो निकाय होती है, ये जो सिस्टम होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, तो सरल लोलक बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा बल लगाकर हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने पे क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे गति करेगी और कुछ इस तरह से गति करती है, ये कुछ इस तरह से ऐसे गति करती है। कुछ समय बाद ये यहाँ चले जाएगी, फिर वापस ये अपनी माध्य स्थिति में आएगी, फिर ये इधर चली जाएगी। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन है ना, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना। तो ये जो गति होती है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ तो थोड़े समय बाद अगर यहाँ पे बल लगाएं तो ये जो पेंडुलम है इस वाली पोजीशन में चले जाएगी। मान लेते हैं ये वाला पोजीशन कौन सा है, बिंदु ए है, ये बिंदु ओ है, और यहाँ पे आने के बाद वापस ये इस पोजीशन पे आ जाएगी, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं, मान लो ये कौन सा बिंदु है, बिंदु बी है। तो इस तरह से ये जो सरल लोलक होती है अपनी गति इस तरह से करती है। इस गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति क्यों कहते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट शुरू में यहाँ था, उसके बाद ओ से कहाँ गया, देखो ओ से कहाँ गया, ये ए गया, फिर ए से वापस कहाँ आया, ओ में आया, ओ के बाद ये कहाँ गया, बी में गया, बी से वापस कहाँ आया, ओ आया। अब ओ से कहाँ जाएगा, फिर ए में जाएगा, फिर ए से कहाँ जाएगा, फिर ओ में आएगा, फिर ओ से बी में गया, फिर बी से वापस ओ में आया। तो इस तरह से ये जो गति होती है ना, ओ से ए से ओ से बी, बी से ओ, तो इस प्रकार की जो गति इसको ये बार बार रिपीट करते रहती है। अब यहाँ पे माध्य स्थिति क्या है, आप इसको माध्य स्थिति ले सकते हो। तो इस माध्य स्थिति के सापेक्ष ये अपनी गति को बार बार दोहराती रहती है। तो ये सरल आवर्त गति का एक एग्जाम्पल है पेंडुलम। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आखिर चीज़ें कुछ कुछ पढ़ते हैं, आवर्त काल किसको कहते हैं, आवृत्ति किसको कहते हैं, और तरंग दैर्ध्य किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ आवर्त काल की। देखो आवर्त काल किसको कहते हैं, यदि कोई पिंड जो आवर्ती गति कर रही है
तो उसको एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सरल लोलक की बात करते हैं। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को ओ से ए जाने में 1 सेकंड लगता है, ए से ओ आने में 1 सेकंड लगता है, ओ से बी जाने में 1 सेकंड लगता है और बी से ओ जाने में 1 सेकंड लगता है। ओ से ए जाने में कितना लगता है? 1 सेकंड लगता है। फिर ए से ओ आने में भी 1 सेकंड लगता है, ओ से बी जाने में 1 सेकंड लगता है और बी से वापस ओ आने में 1 सेकंड लगता है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है, तो सभी समय को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का आवर्तकाल? इसका 4 सेकंड हो जाएगा। समझ आया? देखो एक चक्र कैसे पूरी करिए, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में गई, फिर वापस आई, फिर यहाँ गई, फिर वापस आई। तो अपनी माध्य स्थिति में जब ये वापस आ जाती है एक चक्र पूरा करने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक चक्र पूर्ण करना, एक साइकिल कंप्लीट करना। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक चक्र पूरा करने में या एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लेता है उसे उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं? टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल, जो अभी एग्जांपल लिया था सेकंड वाली सुई की, सेकंड वाली सुई की बताओ यहाँ पे आवर्तकाल कितना होगा? सेकंड वाली सुई की आवर्तकाल कैसे जानेंगे हम लोग इसको गति कराते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि ये सरल आवर्त गति है कि नहीं, तो ये सरल आवर्त गति है। क्यों? क्योंकि अगर इसको माध्य स्थिति मान लेते हैं, मान लो ये 12 वाली पोजीशन है, इसको माध्य स्थिति मान लेते हैं, तो ये इस माध्य स्थिति के चारों ओर क्या करती है? गति करती है। इस माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या करती है? अपनी गति करती है। तो ये जैसे यहाँ से मान लो गति करना प्रारंभ किया और ये वापस अपनी माध्य स्थिति में कितने समय में आती है? 60 सेकंड में आती है। तो जो ये सेकंड वाली सुई है उसका आवर्तकाल हम लोग कितना बोलेंगे? ये कितना है? 60 सेकंड है। सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना है? 60 सेकंड। अच्छा, इसी की जगह अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूँ, मिनट वाली अगर सुई की यहाँ पे बात करूँ, ये जैसे दूसरी इससे छोटी मिनट वाली सुई है, इस मिनट वाली सुई की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ से अगर प्रारंभ करती है, स्टार्ट करती है गति करना, तो वापस अपनी माध्य स्थिति में कितने समय में आती है? 60 मिनट में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टी मिनट वाली सुई की, तो इसका जो आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा बात करते हैं, यदि यहाँ पर हम लोग घंटे वाली सुई को लेते हैं, घंटे वाले अगर सुई को लेंगे तो ये जो घंटा वाला सुई यहाँ से गति करना चालू करती है माध्य स्थिति से और वापस अपनी माध्य स्थिति में कितने समय में आती है? 12 घंटे में। यहाँ पे ध्यान रखना 24 घंटे में नहीं आती, 12 घंटे में अपना एक सर्कल या एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आवर वाले सुई की बात करूँ तो ये अपना जो एक चक्र है वो कितने में पूरा करता है? 12 घंटे में पूरा करते हैं। इस तरह से जो घंटे वाली सुई है उसका आवर्तकाल कितना होगा? 12 घंटा। मिनट वाली सुई का 60 मिनट और सेकंड वाली सुई का 60 सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चांसेस बहुत रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने देखा कि आवर्तकाल किसको कहा जाता है? एक चक्र पूर्ण करने में किसी वस्तु को जितना समय लगता है उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, एक चक्र पूर्ण करने के लिए वस्तु द्वारा लिया गया समय, वस्तु द्वारा लिया गया समय। और यहाँ पे ध्यान रखना वो कौन सी गति होगी? आवर्ती गति होगी। तो आवर्ती गति में एक चक्र पूर्ण करने के लिए वस्तु द्वारा लिया गया समय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर पेंडुलम की बात करते हैं तो जीरो से ओ गया, ओ से ए गया, ए से वापस ओ आया, ओ से बी गया, बी से वापस ओ आया। तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। तो इस तरह से 4 सेकंड यहाँ पे हमको लगती है। तो अगर सरल लोलक की बात करें तो उसका आवर्तकाल यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को? 4 सेकेंड यहाँ पे दिख रही। अच्छा, इसको मैं सर्कल के रूप में दर्शाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी सेक्शन टफ होती है। जैसे कि मान लेते हैं ये हम लोग की एक माध्य स्थिति, इसको मान लेते हैं ये माध्य स्थिति है। यहाँ पर y का मान, ये y अक्ष है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। हम लोग y अक्ष में लेते हैं। यहाँ पे y का मान कितना है? 0 है। ये मान लो रेफरेंस पॉइंट है। अब उसके बाद मान लो ऑब्जेक्ट क्या है? t समय में, मतलब 1 सेकंड में o से कहाँ चले गया? a चले गया। तो o से जब a चले जाएगा तो यहाँ पर जो y का मान होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? a। मान लेते हैं वो कितना है? a। यहाँ पर y का मान कितना है? 0। तो ये 0। इसका मतलब है वो जो ऑब्जेक्ट है लोलक, ये जो पेंडुलम है,
इस 1 सेकंड में ये बिंदु ओ से बिंदु ए तक गया, बिंदु ओ से बिंदु ए तक गया। अगर मैं इसको सर्कल के रूप में लेता हूँ, जैसे कि ये मान लो ये कुछ इस तरह से ऐसे लेता हूँ, शुरुआत में मान लेते हैं ये हम लोग की माध्य स्थिति है। इस माध्य स्थिति में और ये हम लोग का वाई अक्ष है, यहाँ पे ये वाला जो बिंदु रहेगा यहाँ पर वाई कितना रहेगा, 0 रहेगा, वाई बराबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई का मान बढ़ते जाएगा और कहाँ तक बढ़ेगा, ए तक बढ़ेगा। मान लेते हैं ये वाला जो भाग है ये कितना है, वाई बराबर ए है, और ये वाला भाग कितना है, वाई बराबर 0 है। अगर यहाँ पे समय की बात करूँ तो इसको मान लेते हैं टी बराबर 0 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, टी बराबर 0 सेकेंड। अब जब ये ऑब्जेक्ट इस बिंदु से इस बिंदु तक गया, इस बिंदु से इस बिंदु तक गया, तो ये क्या किया, देखो टोटल लगा समय कितना है, 4 सेकेंड। टोटल लगा कितना समय है, 4 सेकेंड। ओ से ए से ओ से बी से ओ, इतना एक चक्र पूरा करने में इसको 4 सेकेंड लगता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ओ से ए जाने में इसको कितना सेकेंड लगता है, तो वो कितना लगता है, 1 सेकेंड लगता है। मतलब इस 4 सेकेंड का 1/4 भाग उसको टाइम लगता है। तो अगर मैं इसको 1/4, इसको 1/4, इसको 1/4, इसको 1/4 मानता हूँ, ठीक है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, ये वस्तु यहाँ से गति किया वापस इस बिंदु पर आया, तो इसको कितना समय लगा, टी बराबर जैसे मान लो 4 सेकेंड लगा। कितना लगा, 4 सेकेंड। तो यहाँ तक आने में उसको कितना लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा। यहाँ पर आने में उसको क्या लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। यहाँ पर आने में उसको कितना लगेगा, टी बराबर 3 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, टी बराबर 3 सेकेंड। तो इस तरह से मैं इस सरल लोलक को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकता हूँ। अच्छा, टी बराबर 1 सेकेंड में बताओ यहाँ पर वाई का मान कितना आया है, वाई बराबर कितना है, यहाँ पे ए के बराबर हुआ है। टी बराबर 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ विस्थापन कितना है, ए। इसी अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम बोलते हैं। जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करती है तो उसके अधिकतम विस्थापन को, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आयाम, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम, इसको दर्शाते हैं किससे, ए से, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो आयाम किसको बोलते हैं, माध्य स्थिति से वस्तु का अधिकतम विस्थापन, तो माध्य स्थिति से मतलब इस स्थिति से इसका अधिकतम विस्थापन कितना हुआ, ए हुआ। तो इसी ए को हम लोग क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। इसी ए को क्या बोलेंगे, हम लोग आयाम बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग चक्र के रूप में दर्शाए हैं। तो एक चक्र पूर्ण करने में, आखिर ये एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ने 1-1 सेकंड लिया तो टोटल कितना आया था, 4 सेकंड आ रहा था। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति की अगर बात करें, आवृत्ति आखिर किसको कहा जाता है, आवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो सरल आवर्त गति होती है उसको हम लोग कंपन गति भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंपन गति। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कंपन गति, और फ्रीक्वेंट मोशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति आखिर किसको कहा जाता है, 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा जो चक्रों की संख्या होती है, 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा चक्रों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। मतलब संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। 1 सेकंड में कोई वस्तु कितना चक्र पूर्ण कर रहे हैं, है ना, चक्र कितना पूर्ण कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। तो 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना चक्र पूर्ण कर रहा है उसे उस ऑब्जेक्ट की या उस वस्तु की क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं या फिर आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। इसको दर्शाते किससे हैं, HZ से दर्शाते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, CGPSC की जो पहली क्लास थी फिजिक्स की, उसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था। आयाम क्या है, विस्थापन है, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। इसको किससे दर्शाएंगे, स्मॉल m से। आवर्तकाल का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, समय है ये आवर्तकाल, तो इसका मात्रक हो जाएगा हम लोग का t हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होती है, सरल आवर्त गति यहाँ पे बनती है। अच्छा, अगर मैं इसको तरंग के रूप में लिखूँ, इसी सरल आवर्त गति को अगर मैं
तरंग के रूप में, जैसे यहाँ पे पेंडुलम की जो गति हो रही है, ये मान लो ये कुछ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे बनती है इसकी सरल आवर्त गति। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि आखिर ये इस तरह से क्या बनती है। मान लेते हैं ये हम लोग का है टी वाला भाग है ना, ये मानते हैं टी बराबर 0 समय है, ये मान लेते हैं टी बराबर क्या है 1 सेकेंड है। देखो टी बराबर 1 सेकेंड इसको क्यों लिए, टी बराबर 1 सेकेंड, और ये हम लोग का विस्थापन है, ये हम लोग क्या है विस्थापन है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। यहाँ पे y बराबर अभी कितना है 0, कब t बराबर 0 समय में, तो t बराबर 0 में y बराबर कितना है यहाँ पे 0 है। अच्छा t बराबर अगर हम लोग यहाँ पे 1 सेकंड लें, t बराबर 1 सेकंड पे ये अपना अधिकतम विस्थापन कंप्लीट करता है, तो t बराबर 1 सेकंड में यहाँ पे जो मान होगा ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। ये अगर y दिशा है तो y बराबर ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, a हो जाएगा। तो t बराबर 1 समय में ये अपना अधिकतम विस्थापन कंप्लीट करता है। उसके बाद वापस ये अपनी माध्य स्थिति में आता है, माध्य स्थिति में आता है तो यहाँ पर इसका जो विस्थापन है y का मान कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से 0 हो जाता है। फिर क्या करता है ये अपनी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको नीचे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर होता है ये बिंदु O से कहाँ चले जाता है, देखो ये बिंदु O है, वहाँ से कहाँ गया A गया, फिर वापस O में आया, फिर अब O से कहाँ जाएगा, B में जाएगा, तो B में जाएगा तो विपरीत दिशा में क्या करता है ये, जैसे एक इस दिशा को मानते हैं तो ये विपरीत दिशा हो जाएगा, तो विपरीत दिशा में यहाँ पर अधिकतम विस्थापन फिर कितना हुआ, y बराबर a के बराबर हुआ, तो ये कितना हो जाएगा y बराबर a, तो ये हो जाएगा, लेकिन ये विपरीत दिशा में विस्थापन रहेगी। फिर ये मान लो बिंदु B है, फिर बिंदु B से वापस कहाँ आया, बिंदु O पे आया, O से कहाँ गया, A गया, फिर A से O गया, O से फिर B गया और B से वापस O में आया, O से A से O से B, फिर वापस B से O आया। अब यहाँ पर जब B से O आया तब विस्थापन फिर कितना हो गया, 0 हो गया, y दिशा में कोई विस्थापन नहीं, तो यहाँ पे 0, 0 से A, फिर A से 0, 0 से A विपरीत दिशा में, फिर A से 0। तो इस तरह से क्या होता है, एक चक्र पूर्ण होता है। हम लोग जानते हैं ना, O से A से O, O से B, B से O, इसको हम लोग बोलते हैं एक चक्र। इसीलिए ये जो तरंग का ये वाला भाग दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं एक चक्र बोलते हैं। फिर क्या करती है, ये अपनी गति को फिर दोहराते रहती है, फिर ऐसे, तो इस तरह से चलते रहता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये इसको क्या कहा जाता है, ये जो अधिकतम विस्थापन, ये माध्य स्थिति हम लोग का, माध्य स्थिति से ये जो अधिकतम विस्थापन होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं इसको, आयाम। और ये जो अधिकतम विस्थापन, ये जो श्रृंग की पोजीशन होती है, ये क्या होती है, श्रृंग, और इसको बोलते हैं हम लोग गर्त बोलते हैं, इंग्लिश में इसको थ्रस्ट और ट्रैप ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में श्रृंग और गर्त को ट्रस और थ्रेप्ट ऐसे कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, श्रृंग होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गर्त बोलते हैं। तो श्रृंग क्या होता है, माध्य स्थिति से ऊपर जो उच्चतम भाग है या अधिकतम जो विस्थापन है उसको श्रृंग बोलते हैं, और माध्य स्थिति से जो न्यूनतम विस्थापन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य आखिर किसको कहा जाता है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों के मध्य की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। जैसे ये श्रृंग है तो इसकी जो नेक्स्ट श्रृंग बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी ये श्रृंग। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा बोलते हैं। या अगर मैं एक और यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, ये कुछ इस तरह से, तो ये भी गर्त हो जाएगी, दूसरी गर्त। तो दो जो क्रमागत गर्त होती है उनकी बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, लैम्डा के बराबर होगी। या दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी भी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य होगी। या आप लोग यहाँ से भी बोल सकते हो, ये स्थिति से, जैसे इस स्थिति से इस स्थिति की बात करें, मतलब एक चक्र पूर्ण करने में जितनी दूरी वो तय करते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो चाहे आप यहाँ से यहाँ वाले भाग को बोलो, ये वाला इस तरह से, या आप कोई दो श्रृंगों के बीच की दूरी लो या कोई दो गर्तों के बीच की दूरी लो, हमेशा वो तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तरंग दैर्ध्य को आखिर मापते किससे हैं, या इसकी जो मापक इकाई है वो क्या होती है। तो तरंग दैर्ध्य की जो मापक इकाई होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है, ये चीज़ याद रखना। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये मैंने पिछले जो टॉपिक थी उसमें आपको बताया था कि आखिर जो तरंग दैर्ध्य का मापन है हम लोग किससे करते हैं, एक एंगस्ट्रॉम से, और एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आवर्ती गति को हमने समझा कि आखिर आवर्तकाल किसको कहा जाता है, आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य किसको कहा जाता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर देखो ये चीज़ आपको आनी चाहिए,
अगर कोई वस्तु आवर्ती गति कर रही है, यदि कोई वस्तु आवर्ती गति कर रही है तो उस वस्तु द्वारा एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है आखिर वो कितना होता है। तो अगर कोई वस्तु आवर्ती गति कर रही है, आवर्ती गति हेतु आवर्तकाल की अगर बात करें तो वो जो t का मान होता है वो होता है 2 पाई √L/g। ये इस फॉर्मूले को आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। t बराबर कितना होता है 2 पाई √L/g। अब यहाँ पे L क्या है, इस बिंदु से, जिस बिंदु के सापेक्ष वो इधर उधर गति कर रही है ना, ये हम लोग का ऐसे, तो ये बिंदु O से, जैसे इसको मानते हैं हम लोग ABC मानते हैं, तो इस बिंदु O से C की जो बीच की दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं L। यहाँ जो L है इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव लेंथ या प्रभावी लंबाई बोलते हैं। ये हम लोग का लेंथ है, कहाँ से कहाँ के बीच की, लोलक या पेंडुलम से इस जो अक्ष है उसके बीच की दूरी इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। अब यहाँ पे ये जो G है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। और ये t क्या है, हम लोग का आवर्तकाल है। तो t बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई √L/g। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को समझ आती हैं। यदि L का मान अगर बढ़ा दें, देखो यहाँ पे t जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है, एक तो L पर निर्भर कर रही है और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रही है। अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान को परिवर्तित करें तो t का मान परिवर्तित होगा, और अगर लंबाई को परिवर्तित करें तो t का मान परिवर्तित होगा। मतलब ये जो लंबाई है कहाँ से, जिस पथ पर वो घूर्णन आवर्ती गति कर रही है उसकी जिस केंद्र के सापेक्ष कर रही है उन दोनों के बीच की दूरी होती है हम लोग का L। अगर L के मान को बढ़ा दें, L के मान को अगर बढ़ा दें तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर L के मान को कम कर दें तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर L के मान को बढ़ा दें तो आवर्तकाल कैसे होगा, बढ़ेगा। यदि L के मान को कम कर दें तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा G की बात करते हैं। अगर G के मान को हम लोग बढ़ा दें, G के मान को बढ़ा दें तो T का मान कैसे होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये हर में है ना, डिनोमिनेटर में है। अगर इसका मान हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मान क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर इसका मान हम लोग डिक्रीज़ करें, कम करें, तो ये वाला जो t का मान है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर पृथ्वी की बात करते हैं, ये पृथ्वी है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर पॉइंट, इक्वेटर बोलते हैं। ये हम लोग का विषुवतीय अक्ष होता है और ये होते हैं ध्रुवीय अक्ष होते हैं। ये होता है विषुवतीय और ये होता है ध्रुवी। तो अगर मैं ध्रुवीय तल की बात करूं तो ध्रुवीय तल में ये जो G का मान होता है ये किसके, ध्रुवी, ठीक है। और ये G है कहाँ पे, विषुवतीय भाग में, विषुवतीय भाग में। तो जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है विषुवतीय अक्ष में या विषुवतीय भाग में कम होता है किसके सापेक्ष, ध्रुवी। तो G ध्रुवी की अगर मैं बात करूँ, G ध्रुवी की बात करूँ किससे, G विषुवतीय में, तो यहाँ पर जो G ध्रुवी होते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर ज़्यादा होती है बजाय विषुवतीय अक्ष पर। तो अगर यहाँ पे ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा है तो वहाँ पर आवर्तकाल का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, तो T जो ध्रुव है आवर्तकाल वहाँ पर कम होगा किससे, T विषुवत पे, विषुवत में। अर्थात विषुवतीय अक्ष पर अगर किसी हम लोग घड़ी को ले जाएं, पेंडुलम वाली घड़ी को, तो यहाँ पर वो ज़्यादा समय बताएगी और यहाँ पे वो कम समय बताएगी। यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, G का मान अगर बढ़ रहा है तो T का मान क्या होगा, कम होगा। ध्रुवों पर G का मान ज़्यादा होती है तो वहाँ पर T का मान क्या होगा, कम होगा। और विषुवत अक्ष पर G का मान कम होता है तो वहाँ पर समय का मान क्या होगा या आवर्तकाल का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन और आ सकता है कि यदि हम लोग L का मान बढ़ाएं, जैसे कि मान लो ये एक पिंड है, यहाँ पर L के मान को अगर कम करते हैं, L के मान को कम करके इतना ला देते हैं, तो क्या यहाँ पर जो लगने वाला समय में परिवर्तन होगा, क्या होगा। अगर L के मान में कमी आ रही है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि L का मान अगर कम हो रहा है तो T का मान भी कैसे होगा, कम होगा। मतलब इस लोलक को एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है, जैसे अभी 4 सेकंड लग रहा है, अब वो 4 सेकंड के बजाय 3 सेकंड लगेगा। मतलब वहाँ पे जो समय है T, उसके मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर लंबाई में हम लोग उसकी लंबाई का मान कम करते हैं तो वहाँ पे आवर्तकाल का मान भी क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम लोग को निष्कर्ष निकलती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आया, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होता है विषुवतीय भाग से। तो यहाँ पर जो ध्रुवों में जो समय का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समय मतलब आवर्तकाल। इस पेंडुलम को एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगेगा वो कम लगेगा बजाय विषुवतीय अक्ष में। विषुवतीय अक्ष में उसको अगर मान लो 4 सेकंड लग रहे हैं तो ध्रुवों पे उसको कितना लगेगा, 3 सेकंड लग रहा है। अगर मान लो इसकी लंबाई को ही हम लोग कम कर दें, लंबाई को अगर कम कर दें, अगर इस मान को हम लोग कम करें तो ये मान भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से लंबाई को कम करने पर आवर्तकाल का मान भी कम होता है। आवर्तकाल का मान कम होना इसका मतलब क्या है, ये जो लोलक है एक चक्र पूर्ण बहुत जल्दी कर लेगा। अच्छा, इसकी लंबाई को अगर बढ़ा दें, इस तरह से कर दें तो ये क्या करेगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर एल के मान को बढ़ा दें तो यहाँ पे टी के मान भी क्या होगी, बढ़ेगी। और टी का मान बढ़ा इसका मतलब है यहाँ पर इस लोलक को एक चक्र पूरा करने में ज़्यादा समय लगेगा। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या यहाँ पर आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो आवर्तकाल का मान कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब है, यदि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इस बिंदु पर अगर मैं पहले 1 किलोग्राम के वस्तु को रखता हूँ, ठीक है, 1 किलोग्राम के वस्तु को रखता हूँ तो O से A जाएगा, A से O, O से B, B से B से फिर O आएगा। मान लो उसका आवर्तकाल कितना है, 4 सेकंड है। तो अगर मैं इसके जगह 10 किलोग्राम या 100 किलोग्राम का कोई पिंड रख दूँ, गोलीय पिंड, तो क्या उसके आवर्तकाल में परिवर्तन होगा, क्या नहीं होगा। वो आवर्तकाल में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आवर्तकाल के सूत्र से आप देखिए यहाँ पर ये जो टी का मान है कहीं भी एम पर निर्भर नहीं कर रही। तो इस सरल लोलक के द्रव्यमान को आप चाहे कितना भी रखो, 1 किलोग्राम रखो, 10 किलोग्राम रखो, 100 किलोग्राम रखो, 1000 किलोग्राम रखो, उसका आवर्तकाल तब भी कितना ही रहेगा, 4 सेकंड रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ निकल के सामने आती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, ये मैं मान लेते हैं यहाँ पर एक झूला है। इस जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी ये कुछ इस तरह से बैठा हुआ है। अगर मान लो ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा हम लोग का, L हो जाएगा। अगर मान लो ये ऐसे झूल रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह से ऐसे झूल रहा है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, अगर मान लो वो खड़ा हो गया तो क्या होगा, इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है, यहाँ पे गुरुत्वीय केंद्र यहाँ थी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी, मान लेते हैं L1 है। अब ये जो दूरी हो जाएगी ये L2 हो जाएगी। तो बताओ ये L1 दूरी बड़ी है कि L2 दूरी, तो L1 दूरी बड़ी है। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, अगर वो खड़ा हो गया तो उसकी जो प्रभावी लंबाई है L का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से यहाँ की दूरी L1, यहाँ से यहाँ की दूरी L2। तो यहाँ पे L2 का मान जो है L1 के मान से क्या है, कम है। L2 का मान L1 के मान से कम है। तो यहाँ पे लंबाई का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लंबाई का मान अगर कम होगा तो टी का मान भी क्या होगा, कम होगा। टी का मान क्या होगा, कम होगा। तो झूला झूलता हुआ व्यक्ति अगर खड़े हो जाए तो वो जो झूला झूल रहे हैं वो जैसे मान लो 4 सेकंड में बंद होना चाहिए, 4 सेकंड में वो रुक जाना चाहिए, वो अब 3 सेकंड में रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी लंबाई है उसका मान क्या हुआ, कम हुआ। तो व्यक्ति अगर झूला झूल रहा है तो उस समय जो प्रभावी लंबाई है L, जैसे ही मान लो यहाँ पे व्यक्ति बैठा हुआ, अब ये कुछ इस तरह से बैठा हुआ, अगर इसको खड़ा कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब जो प्रभावी लंबाई है यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये जैसे मान लो L1 मान लेते हैं और इसको L2। तो देखो यहाँ से ये बिंदु O के बीच और यहाँ से ये बिंदु G के बीच, दोनों के बीच की दूरी आप लोग यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं कि L2 का मान क्या है, कम है किससे, L1 से। मतलब जो प्रभावी लंबाई है अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये जो प्रभावी लंबाई है या इफेक्टिव लेंथ जो है, अगर उसका मान कम हुआ तो जो टाइम पीरियड का मान है वो भी क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर व्यक्ति झूला झूलते हुए खड़े हो जाए तो वो क्या होगा, वो जो झूला है बहुत जल्दी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि समय कम लगने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके आवर्ती गति की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वृत्तीय गति की। इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, वृत्तीय गति। तो अगर वृत्तीय गति की बात करें, आखिर वृत्तीय गति किसको कहा जाता है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को इंग्लिश में कहा जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन
इसको कहा जाता है। तो वृत्ति गति, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, वृत्ति। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वृत्तीय मार्ग पर गति करती, जैसे कि ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, और ये इस मार्ग पर या इस पथ पर गति कर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस सर्कुलर पाथ पर अगर अपना मोशन कर रही है, ये जो ऑब्जेक्ट है अगर सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अर्थात अगर कोई पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उस पिंड की जो गति होती है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति, या इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात लें तो ये मान लो सूर्य है, ये जैसे सूर्य है ना, पृथ्वी इसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, लगभग वृत्तीय मार्ग पर ही गति करते हैं, दीर्घ वृत्ति रहता है एक्चुअल में। तो ये जो पृथ्वी की गति है वो कैसे हो जाएगी, वृत्तीय गति। या अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं कि आप एक रस्सी लीजिए और उस पर, उस रस्सी में पत्थर बांध दीजिए, उसको घुमाइए, तो वो जो रस्सी की जो गति होती है वो जो पत्थर की गति होती है वो कैसे हो जाएगी, वृत्तीय गति होगी। वो जो पत्थर की गति होगी वो कैसी होगी, वृत्तीय गति होगी। इलेक्ट्रॉन जो रहती हैं, ये जैसे मान लो नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर गति करती है वो भी कैसी गति है, वृत्तीय गति है। तो वृत्तीय गति के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जानते होंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि वृत्तीय गति आखिर कितने प्रकार की होती है। वृत्तीय गति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वृत्तीय गति में जो लगने वाले बल होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और जो दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो यहाँ पे जैसे कि नाम से आप लोग को स्पष्ट हो रहा है, अभिकेंद्रीय बल मतलब जो बल लगेगा वो कैसे होगी, केंद्र की ओर होगी, और अपकेंद्रीय बल मतलब जो बल लगेगी किसी ऑब्जेक्ट में वो केंद्र से बाहर की ओर होगी। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये वृत्तीय गति कर रही है, ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे वृत्तीय गति कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर बल केंद्र की ओर लगे, सेंटर की ओर लगे, जो बल रहेगी टूवर्ड सेंटर रहेगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लो यहीं पर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर केंद्र से विपरीत ओर अगर यहाँ पर बल लगी, केंद्र के बाहर ओर, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब है अगर कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है तो उस कण पर जो लगने वाला बाह्य बल होगा, अगर वो केंद्र से बाहर की ओर हो तो उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, और अगर उस कण पर लगने वाला बल केंद्र की ओर हो तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, मतलब केंद्र की ओर। अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर, अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो जैसे अगर एग्जांपल दूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हम लोग रस्सी में पत्थर बांधकर घुमाना, रस्सी में पत्थर बांधकर घुमाना, तो रस्सी में अगर हम लोग पत्थर बांधकर घुमाते हैं, देखो जैसे मान लो एक रस्सी लेते हैं, उस रस्सी में पत्थर बांध दिया, उसको घुमाएं, तो उस पत्थर पर जो लगने वाला बल है वो कैसे होगी, यहाँ पे जैसे ये मान लेते हैं ये रस्सी है और यहाँ पे एक m द्रव्यमान का कोई पत्थर है। अब यहाँ पर इसको हम लोग अगर घुमाएं तो इस पत्थर पर क्या होगी, एक बल कार्य करेगी, किधर, केंद्र की ओर। अब वो बल किसके कारण होगी, उस रस्सी के कारण, क्योंकि वो रस्सी से बंधी हुए हैं, तो रस्सी के कारण वहाँ पर एक बल लगेगी और वो बल किधर होगी, केंद्र की ओर होगी। तो ये जो बल लगती है पत्थर पर उसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी क्या होती है, जैसे मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है हम लोग का, और पृथ्वी यहाँ पर घूम रही है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूम रही है, ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ही घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इसी बल के कारण ही घूमती है। और एक एग्जांपल दूँ तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी उस नाभिक के चारों ओर जो गति करती है और उस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगती है वो भी बल कौन सी होती है, आपकी अभिकेंद्रीय बल होती है। तो अभिकेंद्रीय बल आपको समझ आया होगा। अभिकेंद्रीय बल में या सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर
पाथ में मोशन कर रही है, वृत्तीय मार्ग में अगर गति कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट पर केंद्र की ओर एक बल लगेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल होते हैं। दूसरा अपकेंद्रीय बल की अगर बात करें तो अपकेंद्रीय बल में क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में या वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट पर बाहर की ओर बल लगेगी, है ना। अगर ये वृत्तीय मार्ग पर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रही है तो इस जो ऑब्जेक्ट है उस पर इस केंद्र से बाहर की ओर गति एक बल लगेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सॉरी, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो बल लग रही है वो कैसे लग रही है, बाहर की ओर लग रही है। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में होती क्या है, एक रोटेटरी पार्ट रहती है जो घूमती रहती है। अब उस भाग के कारण क्या होती है, जब हम लोग पानी वहाँ पे डालते हैं तो पानी क्या होती है, उससे दूर जाने का प्रयास करती है। वॉशिंग मशीन में क्या होती है, ऐसे मूव करती रहती है और पानी के ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकते रहती है, ये कुछ इस तरह से। तो उस तरह से वॉशिंग मशीन पर जो पानी के कणों पर लगने वाला बल है वो कौन सा होगा, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल बात करूँ मथानी की, जैसे कि आप लोग अगर दूध से मक्खन को अलग करना है, दूध से मक्खन को अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मथानी लेते हैं जिससे हम मथते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि मान लो एक यहाँ पे मथानी है, ये कुछ इस तरह से। तो ये जब हो यहाँ पे मान लो दूध है, ठीक है, तो दूध में क्या है, मक्खन भी रहती है, दूध और मक्खन रहती है। मक्खन कैसी होती है, भारी रहती है, और दूध कैसी होती है, हल्की होती है। तो होती क्या है, जब इसको हम लोग मथते हैं ना, तो यहाँ पे जो दूध है जो हल्की होती है वो हल्की होती है, तो यहाँ से इस पर एक बल लगती है उस दूध के कण पर, वो कहाँ लगती है, केंद्र से बाहर की ओर लगती है। ये जो दिख रही है आप लोग, जैसे यहाँ पे केंद्र है, इस केंद्र से बाहर की ओर यहाँ पर बल लगती है, मतलब घूर्णन अक्ष से बाहर की ओर यहाँ पर बल लगती है। अब चूंकि दूध यहाँ पे हल्की है, तो दूध हल्की है तो यहाँ से क्या होगी, ये दूध यहाँ से कहाँ चली जाएगी, इस सतह पर चली जाएगी। लेकिन मक्खन क्या होती है, भारी होती है। मक्खन भारी होती है, इसी कारण ये जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग पर मक्खन स्थित रह जाती है। क्यों, क्योंकि वो भारी है इसलिए वो दूध नहीं फेंका पाती। दूध हल्की होती है इसलिए वो क्या होती है, दूर चली जाती है। तो इस तरह से मक्खन क्या होती है, एक जगह एकत्रित हो जाती है और दूध उसके चारों ओर फैल जाती है। दूध पर बल कौन सी लग रही है, अभी अपकेंद्रीय बल लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर लग रही है। अच्छा, इसके बाद अगर एक एग्जांपल की और बात करें, जैसे कि आपने साइकिल चलाया होगा बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में जब आपने साइकिल चलाया तो आप देखते हैं कि जो टायर रहती है, टायर में अगर मान लो कीचड़ जम गया, जैसे कि ये टायर है, इस टायर में अगर कीचड़ जम गया तो वो क्या होती है, ये जो कण होती हैं, कीचड़ के कण, वो जैसे मान लो ये इस तरह से गति कर रही है, तो यहाँ पे जो कीचड़ के कण है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दूर जाते हुए हम लोग को दिखती हैं। क्यों, तो यहाँ पर जो कीचड़ के कण पर जो बल लग रही है वो कौन सी बल है, आपकी अपकेंद्रीय बल, मतलब केंद्र से बाहर की ओर यहाँ पर इस पर क्या लग रही है, बल लग रही है। केंद्र से बाहर की ओर इसमें क्या लग रही है, बल लग रही है। तो इस तरह से अपकेंद्रीय बल के कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, अभिकेंद्रीय बल के भी कुछ एग्जाम्पल आपने देखे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है हम लोग का प्रक्षेप्य गति। उसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे पढ़ते हैं आखिर प्रक्षेप्य गति किसको कहा जाता है। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऊर्ध्वाधर, ये जैसे हम लोग का ये ज़मीन है, धरातल वाली भाग है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर तल से अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को किसी अन्य दिशा में फेंकें, जैसे मान लो हम लोग इस दिशा में ऐसे फेंक रहे हैं, या इस दिशा में ऐसे फेंक रहे हैं, या इस दिशा में ऐसे फेंक रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर के अलावा अगर ऑब्जेक्ट को किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो वो जो ऑब्जेक्ट रहती है हमेशा जो गति करेगी उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। जैसे कि मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर से हम लोग थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ये कुछ इस तरह से ऐसे गति करेगी। ये मान लेते हैं बिंदु ए है, तो ये बिंदु बी पर जाएगी। तो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, बिंदु ए से बिंदु ओ की ओर वस्तु जिस पथ पर गति करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति। और ये जो प्रक्षेप्य गति है, इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है, परवलयाकार, परवलयाकार, या इसको बोलते हैं पैराबोलिक प्रोजेक्शन होती है इसकी। तो ये जो पाथ है, इसका जो आकृति है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होती है।
अब यहाँ पे हम लोग को देखना इम्पोर्टेंट है कि आखिर ए से बी के बीच को कहा जाता है, और ये जो होती है अधिकतम ऊंचाई होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई, एच मैक्स बोलते हैं। और ए से बी की बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज परास। उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को थीटा कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस चीज़ को समझना है कि आखिर किस कोण पर एंगल कितना होता है। यदि मैं थीटा का मान 45 डिग्री रखता हूँ, यदि थीटा का मान मैं क्या कितना रखता हूँ? 45 रखता हूँ। देखो, ये हम लोग का थीटा बराबर कितना है? 0 है। ये हम लोग का थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में ही, मतलब थीटा का मान 0 से 90 के बीच वेरी होगा। अगर इस भाग की बात करें तो यदि थीटा का मान हम लोग 45 डिग्री रखें, तो उस समय जो क्षैतिज परास आर का मान है वो क्या होगी? अधिकतम होगी। तो थीटा बराबर 0 पर आर का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो उस समय अगर थीटा का मान 45 डिग्री रखें तो वहाँ पर जो दूरी तय करेगी, क्षैतिज परास जो दूरी होगी ए से बी के बीच दूरी, वो क्या होगी? अधिकतम होगी। मान लो जैसे यहाँ पर हम लोग एक तोप रखते हैं, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे तोप है। अगर इस तोप पर यहाँ पर एक गोला रखते हैं तो इस गोले को ऐसे कौन से कोण पर व्यवस्थित करें कि ये जो गोला है अधिकतम दूरी को तय करेगा। यहाँ से मान लो ये भाग हम लोग का ए है, तो इस ए से बी की ओर अधिकतम दूरी तय करेगा। तो वो कौन सी कोण होगी? थीटा बराबर 45 डिग्री। मान लो ये गोला यहाँ पे है, तो ये थीटा बराबर कितना होगा? 45 डिग्री के कोण पर रखने पर ये जो गोला है जो यहाँ पर स्थित है, ये गोला अधिकतम दूरी तय करके यहाँ पर जाएगी, जो अभी कहाँ है? यहाँ पर है। कितने कोण पर रखेंगे? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के जो कोण होती है ना, उस पर किसी भी प्रक्षेपी क्या है? ये वस्तु है। ये क्या है? वस्तु, या जो बॉडी यहाँ पे लिए हैं, जैसे ये लिए हैं यहाँ पर एक बॉल लिए हैं, तो इसकी जो गति है वो कैसे होती है? प्रक्षेपी गति। तो यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग 45 डिग्री के कोण पर रखें, धरातल से कितना? 45 डिग्री के कोण पर अगर रखते हैं, तो ये जो गोला है अधिकतम दूरी तय करती है। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। अच्छा, 45 के अलावा अगर मैं 60 में रखूँ तो यहाँ पे जैसे मान लो ये कोण कितना है? 60 डिग्री। अगर इसको मैं 60 डिग्री के कोण पे रखता हूँ, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पे गति करेगी। अच्छा, 30 डिग्री के कोण पर अगर रखूँ तो 30 डिग्री के कोण पर रखूँ तब भी कितना आएगा? इतना ही आएगा जितना 60 डिग्री के कोण पर आएगा। मतलब दो कोणों को मिलाने पर, जैसे 30 और 60 को मिलाने पर कितना बनता है? 90 बनता है। तो 30 डिग्री के कोण बनाते हुए अगर मैं किसी प्रक्षेप को प्रक्षेपित करूं या किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ूं, तो जितनी दूरी 30 डिग्री के कोण पर मिलेगी, जितनी दूरी 30 डिग्री के कोण पर मिलेगी, उतनी ही दूरी 60 डिग्री के कोण पर भी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे और दूसरा कॉम्बिनेशन लेता हूँ, जैसे 20 + 70 वस्तु को अगर मैं 20 डिग्री के कोण से फेंकूँ तो उतना ही विस्थापन 70 डिग्री के कोण पर भी मुझको मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको 70 डिग्री में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और 20 डिग्री में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो 70 डिग्री में भी अगर भेज दो इसको थीटा बराबर 70 में, तब भी यहीं पे गिरेगी, और थीटा बराबर 20 में अगर भेजोगे तब भी यहीं पे गिरेगी। मतलब दो कोणों का योग अगर 90 होता है तो इस कोण और इस कोण, किसी भी कोण से आप वस्तु को प्रक्षेपित करें, दोनों में जो मान आती है दूरी की या विस्थापन की, ए से बी के बीच विस्थापन की, वो क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं 10 डिग्री और 80 डिग्री, तो 10 डिग्री और 80 डिग्री, तो चाहे मैं 10 डिग्री से उस ऑब्जेक्ट को फेंचूं या 80 डिग्री से उस ऑब्जेक्ट को फेंकूं, दोनों में जो एस का मान है यहाँ भी एस क्या आएगी? बराबर आएगी। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो चाहे आप θ1 से फेंको या θ2 से फेंको, दोनों में जो दूरी आती है वो क्या आती है? बराबर आती है। मतलब जो क्षैतिज परास का मान है वो क्या होगा? बराबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम लोग इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल आप लोग बहुत इजीली तरीके से समझते होंगे। जैसे कि हम लोग बैट बॉल खेलते हैं, तो जब बैट से बॉल लगती है तो बॉल की जो गति होती है वो कैसे होती है? प्रक्षेपी गति होती है। फुटबॉल में जब फुटबॉल को हम लोग किक करते हैं तो किक करने पर जो फुटबॉल की गति होती है वो भी कैसी होती है? प्रक्षेपी गति होती है। रॉकेट को जब हम लोग प्रक्षेपित करते हैं, या जो रॉकेट जिसको बोलते हैं रॉकेट नोदन, तो रॉकेट नोदन में भी क्या होती है? जैसे मान लो ये रॉकेट है, ये गति करती है तो ये कुछ इस तरह से ऐसे गति करती है,
तो रॉकेट की भी गति कौन सी गति है? प्रक्षेप्य गति है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर प्रक्षेप्य गति किसको कहा जाता है। तो आई थिंक आपको प्रक्षेप्य गति समझ आई होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूटन की गति के नियमों की, जो कि इस न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन की गति के नियम, यहाँ पर न्यूटन ने 3 अलग अलग गति के नियम दिए हैं। तो 3 नियम न्यूटन ने गति के बारे में दिए हैं, और ये उन्होंने अपनी कौन सी बुक में इसका मेंशन किया है? 1687 में न्यूटन ने अपनी एक बुक है प्रिंसिपिया, इस पर उन्होंने न्यूटन की गति के नियमों को मेंशन किया है। तो आप लोग ये जो बुक है उसका नाम याद रख लीजिए। तो डेट कौन सी है? 1687, और बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। किसने लिखा था? न्यूटन ने। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रिंसिपिया किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई बुक है? तो ये है न्यूटन के द्वारा। अच्छा, प्रिंसिपिया में किन चीज़ों का समावेशन है या मेंशन है? तो वो है गति के नियमों के बारे में उन्होंने लिखा है। किसने? न्यूटन ने। तो 1687 आपको डेट याद रखनी है, न्यूटन द्वारा लिखा गया है प्रिंसिपिया। तो न्यूटन की गति के नियम यहाँ पे मेंशन है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन ने आखिर गति के कितने नियम दिए हैं? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहले नियम की बात करें, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम की अगर बात करते हैं, इसी प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? ये क्वेश्चन आ सकता है। जड़त्व का नियम गैलीलियो द्वारा दिया गया है, इसीलिए इसको गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम या गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी इसको कहा जाता है। यह आपके सीजी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि आखिर गैलीलियो का नियम किसे कहा जाता है, या गति के प्रथम नियम को और क्या क्या कहा जाता है? तो उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है? यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में है, यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई पिंड गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो कोई पिंड अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट अभी कैसे रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी, है ना। जब तक इसको मैं बाह्य बल ना लगाऊँ, बाह्य बल लगाकर इसको यहाँ से इस स्थिति से इस स्थिति पर ला रहा हूँ, तो जब तक इस पिंड पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा ये पिंड कैसे रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी। या यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये पिंड को अगर छोड़ूँ तो ये गति करती रहेगी, गति करती रहेगी, गति करती रहेगी। कब तक गति करेगी? जब तक मैं बाह्य बल न लगा दूँ। तो ये पिंड अगर आएगी, यहाँ पर मैंने बाह्य बल लगा के इसको रुका, तो ये पिंड कैसी होगी? अब इस पिंड की गति में परिवर्तन हो गई। तो कोई भी पिंड होती है वो हमेशा या तो स्थिर अवस्था में रहेगी या तो वो गति अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जब उस पर बाह्य बल लगते हैं तब उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, यदि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी। तो जड़त्व का जो नियम होते हैं 3 अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है गति का जड़त्व, दूसरा होता है स्थिति का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। 3 अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं जड़त्व के या न्यूटन की गति के नियम से संबंधित अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, आप लोग कभी बस में ट्रैवल किए होंगे, तो बस में ट्रैवल करते हो तो होता क्या है, आप जैसे कि मान लो ये बस है, ये यहाँ पर मान लो कोई एक सीट है जहाँ पे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर जो बस है v वेग से जा रही है, जैसे कि मानते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे या 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, और अचानक अगर बस रुक जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से अगर कोई बस जा रही है और ये अचानक रुक जाती है, तो देखो यहाँ पे आपका जो शरीर है, आपके शरीर में कमर से नीचे वाला जो पोर्शन है, आपके शरीर में कमर से जो नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, ये क्या होती है, इस सीट के संपर्क में रहती है, और सीट किसके संपर्क में रहती है, आपके बस के संपर्क में रहती है। तो इस तरह से होता क्या है, जैसे ही अगर मान लो ये बस अचानक से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 0 किलोमीटर प्रति घंटा पे आ जाए, इसका वेग कितना हो जाए, 0 हो जाए, अर्थात ये बस रुक जाए, अचानक से रुक जाए, तो आपका जो शरीर इस सीट से संपर्क में या बस से संपर्क में वो तो स्थिर हो जाएगी, लेकिन ये भाग, जो भाग आपके कमर से ऊपर वाला भाग है, जो
इस बस के संपर्क में नहीं है वो क्या करेगी, अभी भी उसमें एक टेंडेंसी रहेगी कैसे, गति करने की। कितने वेग से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति करने की अभी उसकी टेंडेंसी रहेगी। इसलिए जब बस अचानक रुकती है तो आपका जो ये कमर से ऊपर वाला भाग है ना, वो भी गति अवस्था में रहने का प्रयास करती है, तो वो आगे झुक जाती है। कब तक झुकेगी, जब तक इस पर बाह्य बल ना लगे। तो फिर हमारी जो बॉडी है इस पर बल लगाती है और इसको रोकने का प्रयास करती है। अगर वो बल कम हुई तो हम लोग आगे गिर जाएंगे, और बल अगर यहाँ पे लगने वाले बल के बराबर हुए तो हम लोग उसको रोक पाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होती है, लोग गिर भी जाते हैं इसमें। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी जो बॉडी बस के संपर्क में है वो तो स्थिर अवस्था में रह जाती है, स्टैटिक कंडीशन में आ जाती है, लेकिन जो बॉडी संपर्क में नहीं है वो उसी वेग से आगे बढ़ने का प्रयास करती है। किस नियम से, जड़त्व के नियम से। इसके नियम से, जड़त्व के नियम से। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपके कपड़े में गंदगी हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, उस कपड़े को झड़ाते हैं। झड़ाने पे क्या होती है, धूल के कण अभी कैसी, स्थिर अवस्था में। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मान लो आपके कपड़े हैं, यहाँ पर मान लो धूल के बहुत सारे कण हैं, ये अभी कैसी स्थिति में, स्थिर अवस्था में है। तो यहाँ पर वेग कितना है, 0 है। किसका, इसका भी वेग 0 है, इसका भी वेग 0 है, इसका भी वेग 0 है, इसका भी वेग 0 है। अब हम लोग को यहाँ पर इसको झड़ाना है, इन धूल के कणों को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं, इसको ऐसे हिट करते हैं। तो ये जो कपड़े हैं, कपड़ा तो गति अवस्था में आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो क्षण के साथ संपर्क में आ जाती है। जैसे यहाँ पे क्षण के साथ संपर्क में आ गई तो जो कपड़ा है वो तो वी वेग से आगे चले जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो धूल के कण हैं जो उस क्षण के संपर्क में नहीं है वो कैसे हो जाएगी, अभी भी उसी पोजीशन पे स्थिर रहेगी। तो यहाँ पे अगर मारेंगे तो कपड़ा की स्थिति में परिवर्तन होगा, लेकिन ये जो कण है उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाएगी। तो इस तरह से होती है। तो जैसे कपड़े गंदे हैं तो उसको हम लोग झड़ाते हैं, मान लो धूल के कण वहाँ पे हो गए तो झड़ाने पे क्या होती है, धूल के कण नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, तो समझ आए वो किस नियम से, जड़त्व के नियम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो धूल के कण है अभी भी अपने आप को स्थिर अवस्था में रखने का प्रयास करती हैं। वैसे यहाँ पर हमारी कमर के ऊपर की जो बॉडी है वो अपने आप को गति अवस्था में रखने का प्रयास करती है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ दिशा के जड़त्व के बारे में। जब आप लोग कोई अगर मोड़ आती है, आप मान लो बस में बैठे हैं या मोटरसाइकिल में बैठे हैं, किसी भी वाहन में अगर बैठे हों, जब मोड़ आती है तो आपका शरीर क्या होती है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस मोड़ की बात करूँ, ये कुछ एक मोड़ है। अगर मान लो यहाँ पे आप जा रहे हो इधर इस ओर, ठीक है, ये हम लोग की बाइक है, आप इस ओर जा रहे हैं तो अचानक अगर मान लो इस वाहन को इधर मोड़ा जाए तो आपकी टेंडेंसी किधर है, इस दिशा में जाने की टेंडेंसी है। लेकिन अगर इसको इधर टर्न किया जाए तो हमारी जो टेंडेंसी इधर जाने की है, तो ये जो बॉडी इधर झुक जाएगी, है ना। अगर मोड़ पे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो अगर मोड़े, हमारी जो अभी टेंडेंसी है वो इधर जाने की है, अगर इधर मोड़ दें तो हम लोग उधर की ओर झुक जाते हैं। तो इस तरह से ये स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, गति अवस्था में जड़त्व के नियम और ये दिशा में जड़त्व के नियम। ठीक है, तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है या इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो जड़त्व का नियम है इसको गैलीलियो ने ही दिया था। अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है, ये बल का जो डेफिनेशन होता है ना, बल इसको परिभाषित करता है। तो न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो बल को परिभाषित करता है। कैसे देखो, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहते हैं, किसी पिंड पर लगने वाला बल, किसी पिंड पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होती है, अर्थात यहाँ जो लगने वाला बल है वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर मतलब हमेशा क्या होता है, dp/dt। अच्छा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा, अब ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसका, न्यूटन्स का, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा, dp/dt हो जाएगा।
कितना हो जाएगा dp बटे dt। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको संवेग के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। संवेग आखिर किसको कहा जाता है? संवेग होता है आपका द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान और उस पिंड के वेग के गुणनफल के बराबर होती है संवेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है संवेग। संवेग क्या होती है? किसी पिंड का द्रव्यमान, मान लो जैसे कि एक पिंड है, यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना है? m है और ये v वेग से गति कर रही है। तो इस पिंड का जो संवेग है p, संवेग को हम लोग p से दर्शाते हैं, इस पिंड के द्रव्यमान और इसके गुणनफल के बराबर होगा, इसके वेग के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तरह से संवेग क्या होती है? द्रव्यमान गुना वेग। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और m कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो ये जो p होती है संवेग, ये भी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, संवेग कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। अगर इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं, मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आप बताओ? मात्रक यहाँ से आपको देखने में समझ आ रहा है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। तो संवेग का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये राशि कैसी होती है? सदिश राशि होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर संवेग को आपको समझना है तो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये ट्रक है, मान लो ट्रक का वजन कितना है? 1000 किलो। और मान लो आप हो यहाँ पे और आप कोई व्यक्ति है, इसका वजन कितना है? मान लेते हैं एक बच्चा है, इसका वजन है 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम। अगर मान लो दोनों को हम लोग एक ही स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर इसको भेजें, इसको भी हम लोग 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से यहाँ पे गति कराएं, तो बताओ आपको, आप अगर यहाँ पर हो सामने में या यहाँ पे, दोनों स्थितियों में आपको रखते हैं, तो आप बताइए कि इन दोनों स्थितियों में आप किस स्थिति को रोक पाएंगे? क्या आप ट्रक को रोक पाएंगे? क्या नहीं रोक पाएंगे? क्या आप बच्चे को रोक पाएंगे? क्या हाँ रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे और इसको क्यों रोक पाएंगे? तो इसका आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो संवेग देता है। यहाँ पर देखो, चूंकि इसका भी वेग कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी वेग कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है? अधिक है, इसका द्रव्यमान क्या है? कम है। तो यहाँ पर अगर मैं संवेग की बात करूँ तो इसका संवेग कितना हो जाएगा? 1000 गुणा 20। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का? 20,000 हो जाएगा, है ना। और इसके संवेग की बात करूँ तो ये 10 गुणा क्या हो जाएगा? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 200। तो इसका संवेग कितना है? 20,000 किलोग्राम। ठीक है, 20,000 किलोग्राम किलोमीटर पर आवर है। और इसका जो द्रव्यमान संवेग है वो कितना है? 200 किलोग्राम पर किलोमीटर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट को ध्यान नहीं देते, यहाँ पे मान को देखते हैं। इसका पी का मान कितना है? 20,000 है और यहाँ पर पी का मान कितना है? 200 है। तो दोनों में संवेग आखिर किसका ज़्यादा है? ट्रक का संवेग ज़्यादा है। इसीलिए ट्रक को रोकने में हम लोग को बहुत ज़्यादा बल लगती है। ट्रक को जिसका संवेग प्रति एकांक समय संवेग ज़्यादा रहेगा या संवेग में परिवर्तन की दर जिसका ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर बल का मान क्या रहेगा? ज़्यादा लगेगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पे बताया संवेग P बराबर क्या होता है? m गुणा v होता है। संवेग का मान क्या होता है? m गुणा v होता है। तो यहाँ से अगर मैं संवेग का मान रखता हूँ तो d बटे dt, ये कितना हो जाएगा? m v हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होती है? नियत राशि है, तो द्रव्यमान को बाहर ले जाओ तो ये क्या हो जाता है? dv बटे dt। m गुणा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या लिखते हैं? त्वरण लिखते हैं। तो m गुणा ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, चूँकि a बराबर क्या होता है? dv बटे dt होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। तो यहाँ से जो मान निकलता है वो हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकलता है, जिसको आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, F बराबर ma। F बराबर ma। तो ये आपके न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमको प्राप्त होता है बल का मान। तो बल का मान किसके बराबर होगा? उस पिंड के द्रव्यमान, जैसे मान लो ये पिंड का द्रव्यमान है और इस दिशा में वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण के बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो F बराबर क्या हो जाता है? ma। मैंने आपको बताया था बल कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं बल का मान किसके बराबर होता है, तो बल का मान किसके बराबर होता है? m गुणा a के बराबर होता है। अगर इसके मात्रक की बात करूं तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। और इसका संकेत क्या होता है? कैपिटल N। न्यूटन क्यों? क्योंकि न्यूटन ने इस पर काफ़ी काम किए हैं और इसको हम लोग एक ऑनर देने के लिए इसका नाम ही इसके मात्रक के रूप में रख दिया गया है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है एसआई पद्धति में। और इसका सूत्र क्या होता है? F बराबर ma, या इसको dp बटे dt भी कह सकते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। तो ये क्या है हम लोग का
न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, जिसके माध्यम से हमने बल को परिभाषित किया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन की गति की तृतीय नियम की। न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम हमको ये बताती है कि अगर मान लो हम लोग किसी पिंड पर बल आरोपित कर रहे हैं, तो हम लोग जितना बल किसी पिंड पर आरोपित करेंगे उतना ही बल वो पिंड हम पर भी आरोपित करेगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तीसरे की, न्यूटन की गति का तृतीय नियम की अगर बात करते हैं, तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम यहाँ पे हम लोग देखते हैं आखिर किसको कहा जाता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के हिसाब से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसमें क्या होती है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब एवरी फोर्स हैज़ इक्वल एंड अपोजिट, एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जितना भी हम लोग रिएक्शन करेंगे उतने ही क्वांटिटी में हम लोग को जो एवरी फोर्स हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एवरी फोर्स हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर हम लोग को विपरीत प्रतिक्रिया यहाँ पे प्राप्त होती है। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे मारता हूँ, तो जितनी बल से मैं इस व्हाइट बोर्ड को मार रहा हूँ, वो व्हाइट बोर्ड भी मुझे उतनी ही बल से क्या करके हिट करेगी। अगर मान लो यहाँ पर जैसे कि ये बैट है, अगर ये बॉल जो है इस बैट पर टकराती है, तो ये बॉल जितना बल इस बैट पर लगाएगी, ये जो बॉल है जितना बल इस बैट पर लगाएगी, ये जो बैट है वो बॉल पर भी उतना ही बल लगाएगी। और इस तरह से क्या होती है, बॉल में गति होती है। जैसे कि अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं कि मान लो आप एक बॉल लो, दीवार पर मारो, तो दीवार को मारोगे तो बल दीवार पर जितना बल लगाएगी, दीवार भी बल पर उतना ही बल लगाएगी। लेकिन जो कि दीवार बहुत भारी है तो वो गति नहीं करती, जो हल्की चीज़ है वो गति करेगी। तो इस तरह से क्या होती है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के हिसाब से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर इससे संबंधित एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, वहाँ पे बताना आपको भूल गया था, संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग, ये होता है आपका मोमेंटम का मान। तो संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से क्या होता है, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल न लगाया जाए, यदि पिंड पर क्या, पिंडों के निकाय पर, यदि पिंडों के निकाय पर, यदि ऑब्जेक्ट्स के सिस्टम पर या पिंडों के निकाय पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग, उस निकाय का कुल संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। मतलब उस निकाय का कुल संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। यहाँ एक लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है आपका इम्पल्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है आवेग। आवेग कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्या बोलते हैं इसको, आवेग, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्पल्स कहा जाता है। इम्पल्स इसको दर्शाते किससे, आई से दर्शाते हैं। तो जो आवेग होती है ये क्या किसके बराबर होती है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है। तो आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। तो आई बराबर क्या होते हैं, डीपी। अच्छा, न्यूटन के जो गति के द्वितीय नियम है वहाँ से हम लोग लिखे थे क्या, डीपी बटे क्या होता है, डीटी होता है।
जैसे ये डेल पी बटे क्या होगा, डेल टी, एफ बराबर क्या होगा, डेल पी बटे डेल टी। तो यहाँ से डेल पी का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ गुना डेल टी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एफ गुना डेल टी भी लिख सकते हैं। तो आवेग जो होती है संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है या बल गुना समय अंतराल के बराबर होती है। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है, अगर मान लो आवेश का मान नियत हो, आवेश का मान नियत हो, तो अगर यहाँ पर बल ज़्यादा लगाएं तो हमको समय कम लगेगा और बल कम लगाएं तो हमको समय ज़्यादा लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आवेग का मान कितना है, 100 है। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होगा आप लोग का, यहाँ से देखो न्यूटन मीटर, तो इसका जो मात्रक होगा ऐसा ही मात्रक वो क्या होगा आप लोग का, सॉरी न्यूटन सेकंड होगा, मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ये राशि कौन सी है आपकी, ये होती है, देखो बल कौन सी राशि है, सदिश राशि, ये तो अदिश राशि है, तो आफ्टर वाली कैसी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। और देखो यहाँ पे आवेग क्या, ऐसे भी संवेग में परिवर्तन है और हम लोग जानते हैं संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो इस तरह से आवेग भी कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर संवेग का मान कितना है, 100 है, अगर हम लोग यहाँ पर 100 न्यूटन का बल लगाएं तो हम लोग को कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। अगर हम लोग 50 न्यूटन का बल लगाएं तो कितना लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। अगर हम लोग 25 न्यूटन का बल लगाएं तो 4 सेकंड लगेगा। अगर हम लोग 10 न्यूटन का बल लगाएं तो हम लोग को 10 सेकंड लगेगा। इस तरह से यहाँ पे देखने पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझ आती है कि अगर मान लो 100 न्यूटन का अगर बल लगाऊंगा तो मुझे कम समय लगेगा और 10 न्यूटन का बल लगाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और इसी तरह अगर मैं 1 न्यूटन का बल लगाऊँ, 1 न्यूटन का अगर बल लगाऊँ तो मुझे 100 सेकंड लगने वाले हैं। 100 सेकंड का बल लगाऊँ तो 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन का बल लगाऊँ तो मुझे 100 सेकंड लगने वाले हैं। इस तरह से अगर बल का परिमाण ज़्यादा हो तो लगने वाला समय क्या होती, कम होती। बहुत अच्छा एग्जांपल अगर दूँ तो दीवार में आप जब कील ठोकते हो, अगर मान लो उस कील को किसी पत्थर से मार रहे हो या छोटी सी हथौड़ी से अगर मार रहे हो, तो वहाँ पर आप लोग एक बार में कितना, 1 न्यूटन बल लगा रहे हो, तो आपको उसको 100 बार मारना पड़ेगा, मतलब उसमें 100 सेकंड टाइम लगेगा उसको अंदर धंसाने में। लेकिन अगर मान लो इस कील को दीवार पे रखो और एक घन को ला दो, घन को लाओगे तो एक साथ कितना लगेगा, 100 न्यूटन का बल उस पर लगेगा, तो वो एक ही बार में, मतलब एक ही सेकंड में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इस तरह से अगर बल के परिमाण को अगर बढ़ाएं तो वहाँ पर समय अंतराल कम लगता है, और बल के मान को अगर कम करें तो समय अंतराल क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होती है, जब क्रिकेट का कोई खिलाड़ी अगर कैच लेता है बॉल को, तो बॉल को जब कैच लेता है तो वो क्या करती है, बॉल को, जैसे बॉल यहाँ पे तेज़ गति से आ रही है तो उसको इस तरह से खींचती है। इस तरह से खींचने पे क्या होती है, यहाँ पे समय अंतराल को हम लोग बढ़ा रहे हैं। समय अंतराल को अगर बढ़ाएंगे, देखो समय अंतराल को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाएंगे तो समय अंतराल को अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो क्रिकेट के खिलाड़ी है अगर बॉल कैच लेता है तो हमेशा नीचे की ओर खींचता है। आप अगर मान लो रेत में कूदो और पत्थर में कूदो, रेत में कूदने पे क्या होगा, जैसे मान लो एक पत्थर है, ये सॉलिड पोर्शन है और ये क्या मान लो यहाँ पे रेत है। आप जब रेत पे कूदते हो तो आपका पैर यहाँ से यहाँ धंस जाता है ना, कुछ धंसता है, तो धंसने में कुछ हम लोगों को क्या लगता है, समय लगता है। हमारा पैर स्थिर अवस्था में आने में या धंसने में हम लोग को कुछ समय लगेगा, डेल्टी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कूदोगे तो यहाँ पे जो डेल्टी का मान है वो कितना है, लगभग 0 के बराबर है ना। यहाँ पे समय हम लोग को क्या लगता है, बहुत कम लगता है, समय बहुत ज़्यादा कम लगता है। और यहाँ पे समय क्या लगती है, हम लोग को ज़्यादा लगती है। अगर समय का मान ज़्यादा हो तो लगने वाला बल क्या होगा, कम होगा। समय का मान अगर कम हो तो वहाँ पे लगने वाला बल ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होते हैं, फर्श पे जैसे ही कूदते हैं हम लोग सॉलिड पोर्शन पे, तो हम लोग बहुत जल्दी स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। मतलब समय क्या होती है, कम होती है। समय कम होती है तो बल का परिमाण क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम लोग रेत पे कूदें या मिट्टी में कूदें तो हम लोग को कुछ समय लगता है स्थिर अवस्था में आने के लिए। तो स्थिर अवस्था में आने के लिए हम लोगों को समय लगता है, तो समय जैसे ही लगेगा वैसे ही बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो ये जो टॉपिक है मोशन, जिसको हिंदी में गति कहा जाता है, ये आज हमने कवर किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद।